A very good afternoon to all of you. कमेंट बॉक्स में आपके नाम दिखने शुरू हो गए हैं। दीपशिखा श्रीवास्तव, ललित कश्यप और भी नाम ऐड हो रहे हैं। आप लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। डीएलएड सेमेस्टर 2 का जो विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका। और इसका फर्स्ट यूनिट का राइट टू एजुकेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपको आपके कुछ क्वेरीज हैं, उसके बारे में बात करना है। जो प्रीवियस क्लास में आपके कमेंट थे, पायु अग्रवाल, अगर वो हो इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो उन्होंने कमेंट लिखा है, मैम आई कांट डू स्टडी लाइक दैट, आई डोंट हैव पीडीएफ एंड बुक्स। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भी नहीं मेंशन किया है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मेंशन किया है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करें, किस इंस्टीट्यूट में हैं। और इनकी प्रॉब्लम है कि ये इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते, इनके पास बुक्स नहीं है, पीडीएफ भी नहीं है। तो अगर आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक्स रहने की अपेक्षा तो की जा सकती है, बट नहीं है तो उसके लिए प्रयास जरूर किया जा सकता है। पहली बात कि आप अपने सिलेबस के थ्रू जाएं। अगर किसी की भी इस तरह की समस्या है कि उसके पास बुक्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को देखें, उसमें क्या टॉपिक मेंशन है। और सिलेबस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोई एक स्पेसिफिक बुक अगर आपको बता दें कि इस बुक में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो ऐसा ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तो आपको हो सकता है कि एक के बजाय अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा बुक्स को प्रेफर करना पड़े। और अगर आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं, विषय वस्तु पे और अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट बुक्स को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो पायु अग्रवाल अगर ऐड हो पा रहे हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस के थ्रू जाएँ। और भी जिनको समस्या है, आप बुक सर्च करें, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बुक्स मंगा सकते हैं अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी हो ऑनलाइन डिलीवरी की। दूसरी बात है, आप अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास बुक हो, आप उसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं और ऐसे इंटरनेट पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। सभी को पता है कि ये जो अभी सिचुएशन है ऑनलाइन क्लास की या इंटरनेट की रीडिंग जो है, इंटरनेट के थ्रू जो हम रीडिंग करते हैं, ये डिफिकल्ट है। ये आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, इस बात को हम समझ रहे हैं। ये कभी भी एक क्लासरूम टीचिंग की तरह कंफर्ट अभी नहीं आ पा रहा होगा। क्लासरूम इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन होता है, उसकी बात वाकई में डिफरेंट होती है। बट आपकी इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो बेशक हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने सिलेबस के थ्रू जाएं, अपने बुक्स को सर्च करें। फ्रेंड सर्किल में किसी के पास बुक हो तो आप लेके उसे जिरॉक्स करा लें। ये तो हुई आप किस तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन की, कि इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो क्या है। हमने बात की थी राइट टू एजुकेशन है जब फंडामेंटल राइट बना राइट टू एजुकेशन, तो उसके इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, पूरे देश में उस व्यवस्था को लागू कैसे की जाए, इसके लिए सरकार जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लेके आई, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हुआ। और उसके मुख्य प्रावधान थे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टीचर स्टूडेंट रेशियो को बनाए रखना, और क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इन्हांस करना, और 25% कोटा रिजर्वेशन का प्लान था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम इस क्लास में ये देखेंगे कि ये जो प्रावधान किए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों अभी तक जो है ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही जो राइट टू एजुकेशन का है, एक्सेस का तो एम अचीव हुआ है बहुत हद तक। इनरोलमेंट बढ़ा है जरूर राइट टू एजुकेशन आने के बाद। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। एक बेहतर स्थिति में हम पहले की अवस्था से जरूर पहुंचे हैं जब से हमने राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी भी जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो
कंप्लीटली नहीं अचीव हो पाए हैं। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि जब हम एनालाइज करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट का, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने में आ रही हैं। इसमें प्रॉब्लम्स जो अभी बहुत ज़्यादा फोकस में है और इस पे बहुत ज़्यादा इसको दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, अभी जो नई पॉलिसीज आ रही हैं या नीतियाँ जो आ रही हैं। सबसे पहले पुअर लर्निंग आउटकम, कि राइट टू एजुकेशन, नो डाउट एक्सेस और इनरोलमेंट बढ़ा, लेकिन जो लर्निंग आउटकम है वो पुअर रहा। दूसरा जो इसका प्रॉब्लमेटिक जो है वो है 25% रिजर्वेशन का जो इसमें प्रावधान है, वो फुली अचीव नहीं हुआ है और बहुत उसको संतोषजनक स्थिति में नहीं कह सकते। कहीं पे चीज़ें ठीक हैं कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में, और कहीं पे ये इसकी स्थिति बहुत खराब है। तीसरी बात है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी, जो बिना बच्चे को अगर वो किसी भी तरह का उसे अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए अवरोध ना हो, अगर वो पास भी नहीं करता है उस क्लास को, तो हम किसी क्लास में उसको रोक नहीं सकते थे। तो ये भी एक समस्या के रूप में आई, जिसके समाधान के लिए नई इसमें अमेंडमेंट आया 2019 में। फिर इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल लैप्सेस हैं, ये मेजर एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसकी अचीवमेंट को देखें तो अगर हम नेशन वाइड इसका एनालिसिस करें तो इनरोलमेंट लेवल बहुत बढ़ा है, लेकिन इसमें खामी क्या है कि नेशनल लेवल पे इनरोलमेंट तो हम एक डेटा देखते हैं, इंक्रीज डेटा देखते हैं कि इनरोल्ड बहुत बच्चे हुए हैं, बट जब हम स्टेट वाइज देखते हैं तो उसमें हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे। कुछ स्टेट्स में स्थिति ज़्यादा बेहतर है और कुछ स्टेट्स में स्थिति बहुत कम है। हमें पता है कि हमारे जो स्टेट हैं उनके भी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। अभी एजुकेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया उसकी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा है। वैसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें कई आधार बनाए गए, जिसमें एजुकेशन को भी लिया गया, उसमें एजुकेशनल फैसिलिटी को लिया गया कि फंक्शनल स्टेट में है कि नहीं टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर, इन सारे बेसिस पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट भी बनाई गई और उनमें विशेष प्रयास करने की बात की गई है। तो हम ये जान रहे हैं कि सिर्फ एक पॉलिसी जो है नेशनल नेचर है जिसका, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो जो हमारा स्टेट लेवल का डाइवर्स नेचर है वो ठीक से टैकल करने में जरूर असुविधा होगी, और जो हम अपेक्षा के साथ उस पॉलिसी को लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल ही एक्यूरेट एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। तो इसमें ये देखा गया कि इनरोलमेंट बढ़ा, बट राज्य स्तर पे बहुत ही असमानता अभी भी प्रिवेल करती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इन्हांस हुई है और गर्ल्स का भी इनरोलमेंट बढ़ा है, क्योंकि जब आप गर्ल्स के लिए सेफ्टी मेजर्स बढ़ते हैं, जब उनको टॉयलेट की फैसिलिटी मिलती है तो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो इस तरह से हम गर्ल के इनरोलमेंट में भी इन्हांसमेंट देखते हैं। और इसमें एक पॉजिटिव बात और है कि जो फीमेल टीचर हैं, अगर जो फंक्शनल टॉयलेट की बात हम करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात करते हैं, सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, तो फीमेल टीचर्स की भी बात आती है कि वो कितना इजी माहौल करती हैं उस इन्वायरमेंट में, कि इफ़ देयर इज़ नॉट अ फंक्शनल स्टेट में अगर टॉयलेट नहीं है तो ये फैसिलिटी इम्प्रूव होने से जो रिटेंशन ऑफ फीमेल स्टाफ है वो भी बढ़ा है। तो इसको हम देख सकते हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में इस पॉलिसी के। इसमें ये जो RTE एक्ट है 2009 का, इसमें बात की गई है टीचर स्टूडेंट रेशियो की, कि कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होने चाहिए। तो इसमें जो बात की गई है 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर की बात की गई है। तो ये जो टारगेट है ये फुली अचीव नहीं हुआ है और इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लैक ऑफ टीचर्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। टीचर्स की जो समस्या है, कई जगह एकल स्कूल भी चलते हैं जहाँ पे एक ही टीचर है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर पाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी में जो आपको पता है कि RTE एक्ट जो है ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन को भी लेकर के चलता है, कि इसमें कोई भी डिसएडवांटेज ग्रुप या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं,
और हमारे यहाँ जो इसका विभाजन हुआ है वो जातिगत आधार पे है, जिसमें SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं। तो इनके लिए जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि 25% ऐसे स्टूडेंट को हम प्राइवेट स्कूल्स में, नॉन एडेड एडेड स्कूल में हम इनको एंट्री दिलाएंगे। तो इसमें जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए बात की गई है कि इनके लिए रैम्प फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनके लिए रैम्प प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर उनकी किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो उस पे तो इस तरह की चीजें अभी नहीं डेवलप हो पाई हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें होंगी, फर्दर हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक और प्लेग्राउंड की फैसिलिटी की बात करता है ये। ऑफिस स्पेस फॉर प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हो, टीचिंग स्टाफ हो, उनके लिए एक ऑफिशियल प्लेस हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो 2 क्लासरूम स्कूल्स हैं और कुछ सेपरेट प्रिंसिपल का स्टाफ रूम हो, प्रिंसिपल का रूम हो, स्टाफ रूम हो, ये चीज़ हमें नज़र बहुत कम आती है। कि कहीं कुछ स्टेट्स में है ये फैसिलिटी अच्छी है और कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो ये जो टारगेट है, इनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि हमने फुली अचीव कर लिया है ये। और प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी, इसमें ये बात की गई है कि बच्चों को प्ले ग्राउंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो हमें पता है कि जैसे कोई सिटी एरिया में स्कूल है और उसका कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके लिए अपने आप में ही समस्या है कि वो प्लेग्राउंड की फैसिलिटी को कैसे प्रोवाइड करे। और जहाँ पे इस तरह की समस्या है कि स्कूल के कैंपस में फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, तो क्या कुछ एडिशनल फैसिलिटी हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो नगर पालिका के ग्राउंड हो बड़े, क्या उनको हम स्कूल टाइम पीरियड में प्लेग्राउंड की तरफ यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक ये समस्या है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, क्या उनका भी हम किसी तरह से अल्टरनेट यूज करके बच्चों के एजुकेशन फैसिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं। इसमें एक और बात आती है कि ये इस तरह की फैसिलिटी कैसे होगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो अलग डिपार्टमेंट से जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसके एम को अचीव करना मुश्किल होगा। और इसी से जो एजुकेशन है वो इतना इसके एम्स को अचीव करना कॉम्प्लिकेटेड इसी से है, क्योंकि इसको प्रभावित करने वाला सेक्टर हर सेक्टर है। और जब तक सारे सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक इसके एम को अचीव करना डिफिकल्ट बना रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो ये नहीं इतने एबल नहीं है कि किस तरह से हम प्लेग्राउंड की फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड कर सके। तो ये 2 काम करता है। एक तो ये अट्रैक्टिव नहीं बनाता है। छोटे बच्चे को आप प्लेवे मेथड की बात होती है कि खेल से सीखना, तो जब तक बच्चों को एक फर्दर एक्टिविटी नहीं मिलेगी जिसमें वो इंगेज हो सके, लोगों से कोऑपरेशन सीख सके, उनका जो सामंजस्य हो अपने साथ के बच्चों से बढ़े, और वो एक मैत्री की भावना, हम जानते हैं कि खेलना जब हम साथ में खेलते हैं तो हमारे बीच में एक मैत्री की भावना भी विकसित होती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, कहने में समस्या लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेकिन वो कितनी चीजों से जुड़ी हुई है कि अगर हम बच्चे को खेलने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उसके डेवलपमेंट के किन-किन एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो तब हमें रियलाइज होता है कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, और एक बार बच्चा जो अपने एज ग्रुप में उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाया तो फर्दर उसके लिए वो कितनी मुश्किल होगी। आपको पता है कि मनोवैज्ञानिक जो है स्टडी ये है कि 5 ईयर तक 90% डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का बच्चों के, और उसका जो बहुत ये अर्ली फास्ट ग्रोइंग एज होती है, जो चाइल्डहुड एज होती है इसमें, और इस समय जो आपको इमोशनल और मेंटल और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आपकी सॉलिडिफाई हो जाती हैं, वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं। तो हमें बात करते वक्त या चीज़ों को बोलते वक्त लगता है कि सिर्फ एक प्लेग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये बच्चे के कई डोमेन को प्रभावित करती है। तो ये जो एम है एक इसका राइट टू एजुकेशन का, ये भी हमें पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। फिर बात करते हैं 25% कोटा की। 2 चीजें हैं जो बहुत वाइडली डिस्कस हुई इसमें जब इसका एनालिसिस किया गया। आफ्टर 10 ईयर्स 2009 में एक्ट आया, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2019 में 10 ईयर्स इस एक्ट ने कंप्लीट किया। तो इसके एनालिसिस में 2 बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आई। उसमें लर्निंग आउटकम था, और ये 25% जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है
जो प्राइवेट है स्कूल एडेड और अनएडेड या स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स है, उनमें था कि 25% बच्चों को आप सीट अवेलेबल कराएंगे। तो इसमें हम देखें कि किस तरह की समस्याएं आई। तो ये जो 25% एटलीस्ट 25% सीट्स जो टोटल सीट्स हैं उनकी, उसमें से एटलीस्ट 25% सीट्स को उनको वीकर सेक्शन के लिए या डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए प्रोवाइड कराना था, और इसका जो खर्च आता उसको रीइम्बर्स करना था गवर्नमेंट को, प्राइवेट स्कूल्स को। तो आपको पता है कि ये एक फाइनेंशियल इशू है। इसमें आएगा कि पहले वो रीइम्बर्समेंट कितना हो। तो इसमें एक में ये बात की गई है कि गवर्नमेंट जितना एक बच्चे पे खर्च करती है वो या फिर स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्कूल की जो कॉस्ट आएगी एक बच्चे के स्कूल एजुकेशन के लिए, तो उन दोनों में से जो कम होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसमें एक कैलकुलेशन मैटर करता है। दूसरी बात है कि रीइम्बर्समेंट के प्रोसेस जो है वो कितना फास्ट या स्लो है। अगर रीइम्बर्समेंट का प्रोसेस स्लो है तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा कि जब हम बहुत बेसिक नेचर डिफाइन करते हैं किसी प्राइवेट और पब्लिक जो इंस्टीट्यूट होता है, तो एक का मोटिव वेलफेयर होता है और दूसरे का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। अगर जो प्राइवेट स्कूल है, अगर उसको रिइम्बर्समेंट प्रॉपर टाइमली नहीं हो रहा है या उसमें किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन को लेके आगे बढ़ के इस चीज को वो नहीं अपना पाएंगे। तो रीइम्बर्समेंट की समस्या भी इसके सफल ना होने का एक कारण है। दूसरी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस, जिस क्लास को हम एजुकेशन दे रहे हैं, हमें पता है मेजॉरिटी जो लोग हैं उसमें जो वीकर सेक्शन है, सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, तो उस लेवल का अवेयरनेस प्रोपगेट हुआ है कि नहीं लोगों के बीच में। स्कूल्स क्या करें, अपने जो कितने नंबर्स ऑफ सीट्स उनको ऐसे ग्रुप को प्रोवाइड करने हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप को, वो पब्लिश करें, उसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और हमें पता है कि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती होंगी, आपको फॉर्म फिल करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। तो जो हेल्प डेस्क कुछ गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं ऐसे एडमिशन को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वो हेल्प डेस्क की जो फैसिलिटी है वो बहुत प्रॉपर और हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो लिमिटेड है, कुछ स्टेट्स तक लिमिटेड है या प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो है कि कैसे जिसको अपने बच्चे को पढ़ाना है वो इतने कॉन्फिडेंस में आके कैसे वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन करा पाए, जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको कंप्लीट कराने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरी एक और बात आती है कि हमें पता है कि सोशल डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। तो एक मेंटल स्टेट होता है लोगों का कि जनरल वे में अगर हम बात करें कि एक प्रिविलेज्ड है, एक नहीं प्रिविलेज्ड है। तो जो हमारा वे ऑफ बिहेवियर होता है बहुत बार कई लोगों का, वो इक्वल नहीं होता है। मेनी टाइम्स पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट treated very well and the child as well। कई बार जब हम किसी व्यक्ति को उसके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए जब उसके साथ किसी प्रकार का बर्ताव करते हैं जो कि सकारात्मक नहीं है, तो ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के मनोभाव पे बुरा प्रभाव डालता है। पेरेंट्स भी हतोत्साहित होता है और वो बच्चा भी हतोत्साहित होता है इस व्यवस्था के प्रति। और जब हम एजुकेशन का एम ये लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारा जो देश है वो उसके लिए बिल्कुल नींव है कि अच्छे एजुकेटेड जो नागरिक होंगे वो फ्यूचर में सामाजिक सामंजस्य और एक बेहतर नागरिक बनेंगे। तो जब चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा इस तरह के बिहेवियर को फेस करता है तो उसका जो ट्रस्ट होता है स्कूल के प्रति, सोसाइटी के प्रति, वो ब्रेक होता है और ये इनिशियल ट्रस्ट होता है। अब इसको
पॉजिटिव होने में ये हो भी सकता है पॉजिटिव और मे बी नहीं भी हो सकता है। तो ये जो छोटे-छोटे जो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखते हैं किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी पे। तो ये सब जो माइन्यूट इश्यूज़ हैं, ये जब तक हैंडल नहीं होंगे, ये हैंडल तब होंगे जब ये पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगा कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है और जो एजुकेशन लेने वाला है। एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले को ये ज़िम्मेदारी का भाव हो कि मुझे इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये एक हमारे पे लीगल ऑब्लिगेशन है एज़ वेल एज़ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी देश अपने एक तबके को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कभी भी प्राउड नहीं फ़ील करेंगे कि कोई एक व्यक्ति कभी भी प्राउड सही मायने में नहीं फ़ील कर सकता है जब वो खुद अच्छे स्टेट में हो और अपने सराउंडिंग में वो लोगों को सफ़र करता हुआ देखे। जैसे अगर ये कह लें कि अगर किसी एक फैमिली में जब तक सारे मेंबर्स एक अच्छे स्टेट में नहीं हो तो वो फैमिली का जो इमोशनल और स्टेट होता है वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं होता है। तो जब हम अपने एक परिवार को अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो परिवार से ही समाज बनता है। तो किसी भी सेक्शन को डिप्राइव करके या उनको पीछे छोड़ के कोई भी कंट्री प्राउड नहीं फील कर सकती। तो इस वजह से ये जो एस्पेक्ट है एजुकेशन का कि हम उन्हें राइट तो दे रहे हैं बट जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ राइट दें ताकि वो भी एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह हंसते खेलते अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके। इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल और लाता है डिले इन एडमिशन प्रोसेस। इसमें है कि 25% सीट को अलॉट करना है, लेकिन हो सकता है आवेदन ज़्यादा आ जाए और फिर लॉटरी सिस्टम करें क्योंकि टेस्ट का प्रावधान है नहीं कि टेस्ट लेके करना है। तो ये जो प्रोसेस है कि हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में सीटें फुल ना हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सेकेंड राउंड के लिए हमें फिर आवेदन लेने पड़े या सेकेंड टाइम प्रोसेस करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो 25% कोटा का जो इसमें प्रावधान है कि 25% सीट्स प्राइवेट स्कूल्स को प्रोवाइड करने चाहिए, ये अचीव नहीं हो पाया है। दूसरी जो मोस्ट डिस्कस्ड इसमें पॉइंट है वो है नो डिटेंशन कि बच्चे को जो है एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराना है और उसको रोक के नहीं रखना है। अगर वो पहली कक्षा में बच्चा नहीं पास कर पाया तो उसको हमें प्रमोट कर देना है अगली कक्षा में। तो ये जो नो डिटेंशन की पॉलिसी जो आई इसमें राइट टू एजुकेशन में, ये जुड़ा हुआ है सीसी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि व्यक्ति का जो इसका बेसिक बात इसमें यही है सीसीई में कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की जो व्यक्ति का आप इवैल्यूएशन करते हैं तो एंड ऑफ द ईयर में एक एग्जाम लेके वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सही नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट जो बच्चे का असेसमेंट होना चाहिए वो पूरे वर्ष भर का होना चाहिए और उसके हर एस्पेक्ट को आपको एसेस करना है। तो इस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के कि एग्ज़ाम जो है वो ही एक इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं है, पॉलिसी मेकर्स ने मे बी इस नो डिटेंशन पॉलिसी को रखा। लेकिन इसमें बाद में बहुत सारी समस्याएं आई कि जो मेन एम है कि बच्चा सीख क्या रहा है। नो डाउट कि पहले एक्सेस की प्रॉब्लम थी, इनरोलमेंट कम की प्रॉब्लम थी, तो वो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती थी कि बच्चे स्कूल में कम हैं। लेकिन ओवर द टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो सीखना चाहिए बच्चे को, जो लर्निंग उसकी हो जानी चाहिए, क्लास 1 में है तो उसे क्या आ जाना चाहिए, क्लास 2 में है तो उसे क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, कितनी समझ उसकी हो जानी चाहिए, किन चीज़ों को समझने की उसकी समझ हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो बहुत इस पे विचार किया गया। 6 स्टेट्स को छोड़ के 6 स्टेट्स जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे कि नहीं, इस पॉलिसी को बनाए रखना है। इसमें जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो मैंने जो पहले बात की कि हर स्टेट की जो सिचुएशन है वो अलग है। वहाँ पे लर्निंग आउटकम का अगर लर्निंग आउटकम का स्टेटस इन स्टेट्स में ठीक है तो इन्हें नो डिटेंशन पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लो लर्निंग लेवल को इस प्रक्रिया से जोड़ के देखा गया कि ये जो प्रोसेस है कि बच्चे को कुछ कितना आता है कितना नहीं, इसको ध्यान में न रख के हम उसे अगले क्लास में प्रमोट कर दें। तो इस वजह से हम देखते हैं कि 2019 में 2019 में
इसमें एक सुधार अमेंडमेंट लेके आती है गवर्नमेंट, और ये नो डिटेंशन पॉलिसी को चेंज करके ये स्टेट्स पे छोड़ा जाता है कि वो क्लास 5 में अगर बच्चा फेल करता है तो वो उसको डिटेन कर सकती है, और क्लास 8 में अगर बच्चा फेल करता है तो उसको डिटेन कर सकती है। हाँ, उसको 2 मंथ के अंदर री एग्जाम का टाइम भी दिया जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद हम रेमेडी एस्पेक्ट पे अगर आए कि क्या चीज ऐसा किया जाए कि ये जो समस्या है वो हैंडल हो सके अच्छे से। तो पहले बात करें कि लर्निंग आउटकम को इन्हांस करना। तो अभी जो है आपको पता है कि लर्निंग आउटकम को समान अर्थों में परिभाषित करें तो किसी भी लेसन को लर्न करने के बाद बच्चे को क्या ऐसी गतिविधि है, क्या ऐसी समझ है जो विकसित हो जाए उसके अंदर, कि अभी ऐसे लर्निंग आउटकम्स भी विकसित किए गए हैं बुक्स में कि क्लास 1 का बच्चा है तो उसे क्या है, संख्या की पहचान हो जाएगी। क्लास 2 का बच्चा है तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं, लर्निंग आउटकम्स डिफाइंड हैं कि इस क्लास को करने के बाद आपको ये चीजें आ जाएंगी। तो ये जो एक एनालिसिस का क्राइटेरिया होगा और ये सब्जेक्टिव एनालिसिस का क्राइटेरिया हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक ग्रुप में चीजें नहीं देख रहे हैं कि जैसे एक्सेस की बात करें, इनरोलमेंट की, तो हम काउंटिंग कर लिए, हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है, हमने देख लिया इतने बच्चे इनरोल्ड हैं, हमें पता चल गया। बट जब ये लर्निंग आउटकम का असेसमेंट करेंगे तो हम हर बच्चे का देख सकते हैं, स्कूल वाइज देख सकते हैं, हर बच्चे का देख सकते हैं कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और इस दिशा में कार्य हो भी रहा है। ये जो मिशन प्रेरणा अभी आपके यूपी में चला रही है गवर्नमेंट, उसमें इन बातों पे बहुत फोकस है कि लर्निंग आउटकम को जो है इन्हांस कैसे किया जाए और इसको कैसे और प्रसार किया जाए, कैसे लोगों को और अवेयर किया जाए, टीचर्स को कैसे अवेयर किया जाए कि वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझें और उस दिशा में कार्य करें। दूसरी बात आती है कि पेरेंट्स अवेयरनेस। ये हमारा क्या राइट है, जब तक या किसी भी इंडिविजुअल का क्या राइट है, या कोई भी चीज उसके लाइफ को किस तरह से प्रभावित करेगी, जब तक इस बात का संज्ञान उस व्यक्ति को नहीं है, तब तक आप एक ये वन साइडेड इफेक्ट होगा। अगर सिर्फ सप्लाई साइड से अगर स्कूल कोई खोल भी दे आपके दरवाजे के पास और पेरेंट्स को नहीं ये अवेयरनेस है कि हाँ मेरे बच्चे को जाना चाहिए पढ़ने, तो ये चीज कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। हमें पता है कि पहले भी मैंने कहा कि ये बिल्कुल ही वन साइडेड एस्पेक्ट नहीं है, ये इसमें बहुत सारे डायमेंशन है और जब तक सारे डायमेंशन नहीं इसमें वर्क करेंगे तब तक हम इसके लक्ष्य को नहीं अचीव कर सकते। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि जो अगर राइट टू एजुकेशन ही है उसका जो अमेंडमेंट भी आ गया तो इसका प्रोपगेशन पब्लिक में होना। अगर ये 25% रिजर्वेशन की बात है, प्राइवेट स्कूल में सीट्स प्रोवाइड करने की बात है, तो क्या पब्लिक इसके बारे में अवेयर है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि हाँ ऐसा कोई प्रावधान भी है। तो ये जितनी ज्यादा अवेयरनेस हम ला सकें एज अ टीचर, एज अ पॉलिसी मेकर, जितने ज्यादा हम अपनी इन बातों को कम्युनिकेट कर सके लोगों से, ताकि लोग खुद आगे बढ़ के उस चीज को अपनाएं अपनी जिंदगी में, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझें। तीसरी बात आती है कि जो यही रिजर्वेशन से ही, सीट रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है कि जो रीइंबर्समेंट का प्रोसेस हो वो फास्ट हो, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत मोटिवेटेड रहें इस चीज को लेके कि फाइनेंशियल कोई उनको दिक्कत नहीं आ रही है। फिर इसमें और है कि जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का जो अप्रोच होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इसमें स्टेट्स जो हैं अपने रिसोर्स को देखते हुए, हमें पता है कि सेंटर और स्टेट का इसमें शेयर है और क्या ज्यादा प्राथमिकता है कि किस स्टेट में क्या हो सकता है। किसी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी हो और उसे लर्निंग आउटकम पे वर्क करना हो, किसी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम हो और लर्निंग आउटकम तो प्रॉब्लम है ही। तो इस तरह से अपना हर स्टेट का एक प्रियोरिटी बेसिस जो एनालिसिस होना चाहिए। तो ये इस लिबर्टी के साथ अगर इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टेट्स तो ही इसके लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। और अभी जो हमारा सिनेरियो है एजुकेशन में कि ये बहुत नया है हम सबके लिए, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल करना प्रोसेसेस को। तो अगर एजुकेशन में भी डिजिटलाइजेशन को प्रोसेस को अगर हम लाते हैं तो जो डिले है उसको दूर किया जा सकता है।
जैसे अगर बच्चे की अटेंडेंस की हम बात करें, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम बच्चा क्या प्रॉब्लम है, एक अभी एक्सेस की प्रॉब्लम अगर हम मान लेते हैं कि दूर हो चुकी है, तो रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है कि बच्चा पूरे घंटे स्कूल में रहता है कि नहीं, इसको कैसे आप एनालिसिस करेंगे? तो उसको तो हम ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो बच्चा हर क्लास में प्रेजेंट रहा कि नहीं। अगर वो मॉर्निंग में स्कूल में आया तो अगर 7 o'clock से 1 PM तक उसका अगर टाइमिंग है तो उतने टाइम तक वो बच्चा रहा कि नहीं। तो ये जो ट्रैकिंग है सिस्टम का कि हाँ बच्चा स्कूल में रहे, इसको अगर हम डिजिटल वे को अपना के इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हम अपने टीचर्स को जितना ज़्यादा ट्रेन करें, टीचर्स के लिए जितना ज़्यादा मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट हो, उनको अगर हम डिजिटल मोड की तरफ जा रहे हैं तो पहले वो काफ़ी ट्रेंड हो जाएं और यूज टू हो जाएं, उनके लिए ईजी हो अपनी बात को रखना उस तरह से। और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं डिफरेंट काइंड्स के, आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको वो यूटिलाइज कर पाएँ, तो इस तरह से हम जो लर्निंग की क्वालिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये थी आज राइट टू एजुकेशन क्या है, क्या प्रावधान है, कितना अचीवमेंट है इसका और क्या प्रॉब्लम्स है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों का अधिकार, चिल्ड्रंस राइट करके कुछ, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई विश कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी तरह का लैक ऑफ रिसोर्स है आपके पास तो वो दूर होगा। एक कंसिस्टेंसी बनाएं और बिल्कुल ही एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अभी अनसर्टेन स्थिति है कि क्लासेस कब से आपकी स्टार्ट होंगी प्रॉपर कॉलेजेस में, तो अपने आप को किसी भी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रखें कि हमारा एग्जाम का कब डेट डिक्लेयर हो जाए, कब हमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये कब तक चलेगी। तो बिल्कुल ही अपने को पैनिक नहीं करना है इस चीज को लेके, और जो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इसमें पॉजिटिव तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।